हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखने वाले हैं। मतलब कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, तो वो एमसीक्यू किस टाइप से आते हैं और वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके का होता है, किस लेवल का होता है, आसान होगा या कठिन होगा, तो उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन, ठीक है। और आपसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक रूप का होता है, ठीक है। इसे आपसे पूछ रहा है, इधर थोड़ा सा और सा है, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, रूप का होता है, कुछ इस तरीके से इसका क्वेश्चन दिया गया है। तो उसके ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, यम दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको एकदम समझते हैं अच्छे से। कह रहा है कि क्या प्रत्येक सम पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि हर कंडीशन में उसका जो मान होना चाहिए वो सम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर पहले को लेते हैं, हम ऑप्शन वाइज लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लेंगे सम संख्या कोई 4, तो यहाँ पर 4 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम विषम लेंगे तो विषम हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमने लिया सम तो सम हुआ, जब विषम लिया तो विषम हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक सम पूर्णांक होना चाहिए, प्रत्येक सम पूर्णांक नहीं, हर कंडीशन में आपका सम होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम यम के स्थान पे कोई सम संख्या लेते हैं 4 और प्लस में है 1, तो ये जोड़ के हो जाएगा एक विषम संख्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई विषम संख्या लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं और प्लस में 1 है, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहने का मतलब जब हमने सम लिया तो ये विषम उत्तर हमें दे रहा है, और जब विषम लिया तो ये सम दे रहा है। अर्थात ये बोल सकते हैं ये भी आपका जो है क्वेश्चन करेक्ट नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर आ जाइए, मान लीजिए 2 को आप 2 लिखिए, यम के स्थान पे कोई विषम संख्या रखिए 3, तो 3 का दूना हो जाएगा यहाँ पर 6, एक सम संख्या है। अब यहाँ पर हम कोई सम संख्या रखेंगे, तो 2 को ज्यों को त्यों रखेंगे, इंटू सम संख्या मान लीजिए 4 रखते हैं, तो 4 दूना हो जाएगा कितना, 8। यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हमने विषम लिया तब भी सम हुआ, सम लिया तब भी सम हुआ। कहने का मतलब यहाँ प्रत्येक कंडीशन पे क्या हो रहा है, तो सम हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सी वाला इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 या माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके, ठीक है, जा सके, यहाँ से देख सकते हैं जा सके, तो यम का मान होगा। यानी आपसे पूछ रहा है, यम की वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको आसान तरीके से एकदम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप करिए क्या, 65 और 117 का निकाल लीजिए एचसीएफ, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखिए 65 है हमारा, 65 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 इंटू में लिख सकते हैं 13, यानी 13 पचा 65 होता है। और यहाँ पर 117 को क्या लिख सकते हैं भाई, तो 9 गुणे में 13, यानी 13 नौइया में क्या होता है, एचसीएफ होता है, सॉरी 13 नौइया 117 होता है। यहाँ से एचसीएफ आप सभी को पता होता है कैसे निकाला जाता है। तो एचसीएफ बराबर जो दोनों संख्या में कॉमन हो, तो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, अतः आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर 13 जो है आपका एचसीएफ हो चुका है। कह रहा है कि एचसीएफ को इतने के रूप में लिखा जाता है, तो कहने का मतलब जो 13 है, 13 के बराबर में आपको लिखना पड़ेगा कितना, ठीक है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 13 और बराबर में आपको लिखना पड़ेगा 65, ठीक है, यम माइनस में 117 ये। अब 117 को जब इधर बोले, इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13, ये माइनस हो जाएगा प्लस में, और 117 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 65 यम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 130 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 117 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा कितना, 65 यम। अगले स्टेप यम की वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 130 और बटे में ये चला जाएगा कितना, 65 हो जाएगा यहाँ पर नीचे, 65 हो जाएगा नीचे, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो यम हो जाएगा। अब इससे जब हम भाग देंगे, 65 का ये दोगुना है कितना, 65 का दोगुना कितना है, यहाँ पर 130 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 दूना 10 के जीरो यहाँ से लगा 1 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा। तो इसका यम की वैल्यू कितना निकल के आया है, 2 निकल के आया है।
तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे में ही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोल रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? गुणनफल बोल रहा है। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि एक परिमेय संख्या लीजिए, परिमेय संख्या मान लीजिए कोई संख्या 4 ले लीजिए इससे, और कोई अपरिमेय जिसमें रूट होता है, मान लीजिए रूट में यहाँ पर 5। जब इसका हम लोग गुणा कराते हैं तो यहाँ पर होता है 4 अंडर रूट में कितना? 5 होता है। ये क्या है? ये भी एक अपरिमेय ही संख्या है, मतलब ये भी क्या है? अपरिमेय है, तो सदैव ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। यानी परिमेय और अपरिमेय का जब गुणा कराते हैं तो सदैव क्या होता है? अपरिमेय होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन VIMP क्वेश्चन है, मैथ का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए जो हमने किया है वो डायरेक्ट यहाँ पर लेकर दिखा दिया है। हमने भी देखिए 4 अंडर रूट में 5 लिया है, यानी परिमेय और अपरिमेय लिया है। इसमें भी परिमेय और अपरिमेय लेगा तो क्या हो जाएगा? इसका भी अपरिमेय ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां, और क्वेश्चन नंबर 5वां में आपसे पूछ रहा है क्या? समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू में 2 दिया गया है, और क्या दिया गया है? x प्लस वाई इक्वल टू में क्या दिया गया है? तो 2 का हल है। अब यहाँ पर ऑप्शन, क्योंकि हमारा जो सवाल है वो बहुविकल्पी में दिया गया है 1 नंबर की, 1 नंबर में आता है ये वाला, तो हम उतना ही टाइम वेस्ट करेंगे, हमारा 1 नंबर जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऑप्शन से लेते हैं, यहाँ पहले वाले ऑप्शन को लेते हैं, इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले ऑप्शन में यहाँ पर 0 है तो 0 रखते हैं, माइनस है माइनस। y की वैल्यू कितना है? तो 2 है। इक्वल टू में कितना है? यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है? 0 में से आप 2 घटाओगे तो यहाँ पर घट के कितना आएगा? माइनस में 2। अतः आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर पहला तो नहीं होगा। दूसरे पे आ जाइए, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर लिखिए 2 माइनस वाई की वैल्यू कितना? 0। अब 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, एक्स की वैल्यू कितना? 2 प्लस वाई की वैल्यू कितना? 0। 2 और 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अतः आप ये बोल सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा है ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6वां, और क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या बोल रहा है? कह रहा है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू में 6 और x माइनस वाई इक्वल टू में 2 का हल है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन से ही हम रिलेट करेंगे, तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए x की वैल्यू हमने लिया कितना? 4, और यहाँ पे प्लस है, प्लस लगा दीजिए। y की वैल्यू कितना लिया हमने? तो 2 लिया, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसी आ जाइए यहाँ पर, x की वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचाएगा? 2, जो कि यहाँ भी आया है, कंडीशन भी बोल रहा है यही। तो अतः आप बोल सकते हो आपका पहला ऑप्शन नंबर जो पहला में दिया गया है वही ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब 1 नंबर के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, दिया गया है यहाँ पर समीकरण। ठीक है, समीकरण x माइनस 4/x इक्वल टू में 0 का हल होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसमें आप एक मान सकते हो, इसके नीचे ये बन जाएगा आपका भिन्न का घटाना बन जाएगा। भिन्न का घटाना आई होप आप सभी को पता होगा किस तरीके से होता है। यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक का गुणा 4 में करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा यहाँ पर, और बटे में क्या हो जाएगा? तो यक्स का गुणा यक्स में हो जाएगा, तो एक गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स ही हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। फिर अब इसके नीचे एक मानेंगे तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 4 इक्वल टू ये एक्स का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसका 4 उधर पंचांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना? 4 हो जाएगा। इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 4। फिर अगले स्टेप पे क्या करेंगे? लिखेंगे एक्स बराबर प्लस माइनस में ये निकल के आएगा 2, क्योंकि 4 जो है 2 का वर्ग होता है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो तीसरा वाला दिया गया है यही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। यानी यहाँ पर आपसे साफ साफ में पूछ रहा है, मूलों का योग पूछ रहा है। तो आई होप आप सभी को पता होगा मूलों का योग का फार्मूला क्या होता है। मूलों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपान में ए होता है। ठीक है, माइनस वाला फार्मूला होगा। यानी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8वां है इसका ऑप्शन नंबर चौथा वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कह रहा है त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, त्रिभुजों की संगत भुजाओं का। सबसे पहले बात को थोड़ा समझिएगा, जब आपसे कहे त्रिभुजों अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है त्रिभुजों की संगत यानी त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फार्मूला का भी इस्तेमाल नहीं करना है। बस ये चेक करना है ये जो 16 है ये कितने का वर्ग है, तो ये 4 का वर्ग है और ये 25 कितने का है, तो 5 का, यानी कि क्या हो जाएगा 4:5 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा है तो हम छोटे में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वें में क्या बोल रहा है, माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा, यानी माध्य और माध्यक के बीच संबंध पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक। यही वाला आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहले बहुलक होगा फिर बराबर में हो जाएगा 3 माध्यक, माइनस में हो जाएगा 2 माध्यक। तो ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद 2x² + 7x + 3 के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर शून्य का आपसे योग पूछ रहा है, तो शून्य का योग क्या फार्मूला क्या होता है, -b/, इसमें माइनस नहीं दिया गया है, देखते हैं, -b/a होता है। शून्यकों का वो योग का जो फार्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू में होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा तो ज्यों का त्यों रहेगा, -b का मतलब यक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 7 हो जाएगा, एक मतलब कि 2 हो जाएगा। तो 7/2 ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं दिया गया तो माइनस यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग, इसमें माइनस होना चाहिए। तो माइनस में 7/2 ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है भाई, दिया गया है यदि समीकरण 2x² + 2x - 3 = 0 का एक मूल -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल सवाल है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसमें हमसे कह रहा है कि ये आपका जो एक समीकरण दिया गया है और उसमें कह रहा है एक मूल इसका है -3, एक मूल मतलब x की वैल्यू दिया गया है, तो k की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं आप 2x² प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2x, ठीक है, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा k² इक्वल टू में 0। जो आपका ये -3 दिया गया है ये x की वैल्यू है, यानी x बराबर में क्या हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अब जहाँ x है वहाँ पर हम ये रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू में यहाँ पर लिखेंगे -3 और ये कर देंगे इसका वर्ग, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू -3 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, और k² इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का 9 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3k² इक्वल टू में हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, तो 9 दूना यहाँ पर हो जाएगा 18, गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 6 हो जाएगा और माइनस में 3k² इक्वल टू में यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 18 में से आप 6 घटाते हैं, तो 18 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 12, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 3k² इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब इसमें इन दोनों में कॉमन निकाला जाएगा, तो यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया जाएगा, 3 से ये कटेगा कितनी बार, 4 बार में कट जाएगा, और माइनस में यहाँ पर बचेगा कितना, k² बचेगा इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगले स्टेप जब ये 3 इसके नीचे जाएगा तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 4 माइनस में k² इक्वल टू में हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगले स्टेप फिर क्या करेंगे यहाँ पर, तो अगले स्टेप पे करेंगे ये 4 को पंचांतर करेंगे तो इधर माइनस में k² बराबर में क्या हो जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा, ये माइनस खत्म हो गया, दोनों साइड रहता है। तो फिर अगले स्टेप पे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लग जाएगा रूट, और ये चेक करना होगा ये कितने का वर्ग है। तो 4 जो है प्लस माइनस में 2 का वर्ग होता है, आई होप आप सभी को पता है। तो k की वैल्यू हमारा निकल चुका है माइनस में, सॉरी प्लस माइनस में 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा वाला है ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग
ज्ञात कीजिए। तो 3 का पहला गुणज कितना होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा गुणज क्या होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तीसरा होगा 3 तिरका 9 हो जाएगा। चौथा हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा। पाँचवा हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा। ये 5 इसके गुणज हो चुके हैं, कह रहा है इन्हीं का योग ज्ञात करिए। तो 15 और 3 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। ये 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और प्लस में 9, 18 18 36, 36 और 9 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 45 वाला, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन आ जाइए 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात। पिछले सवाल में क्या दिया था, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है। इसमें कह रहा है भुजाओं का अनुपात 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो जब आपसे क्षेत्रफल अनुपात यानी कि भुजा दिया हो और उसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, तो इन संख्या का वर्ग करना होगा, यानी 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये क्षेत्रफल की वैल्यू दे दिया है, आपसे संख्या मतलब कि संख्या भुजाओं का मान पूछेगा, तो ये कितने का वर्ग है वही चेक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये 16, ये जो है ये कितने का वर्ग है भाई, 16 जो है ये कितने का वर्ग है, तो ये सॉरी 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81। ऑप्शन नंबर इसका जो चौथा वाला है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। इसमें दिया गया एपी, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम लोग सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 दिया गया है, 10 दिया गया है, 16 कामा 22 कामा 28 का सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर का मतलब डिफरेंस, इसमें अंतर कितने का है। तो आप देख सकते हैं 4 से ये 10 हुआ है, इसमें 6 का अंतर है। 10 से 16 हुआ, 6 हुआ, 6 का अंतर है। 16 से क्या हुआ, 22 हो गया, 22 से 28 हो गया, सब में 6 का अंतर चल रहा है। तो आप बोल सकते हो इसमें कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला, दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ठीक है। यहाँ पर ये तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का एक फार्मूला होता है लंबाई ज्ञात करने के लिए या फिर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, तो उसका एक फार्मूला होता है, यहीं पे आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं। तो वहाँ पर इसका एक फार्मूला होता है लंबाई निकालने के लिए, रूट में 3 और बटे में क्या होता है, तो 2 होता है, इंटू में a होता है। तो यहाँ में से आपको दिया गया है रूट में 3 बट्टे में जो 2 है, इसको ज्यों कहते हैं लिखना है, इंटू भुजा यानी ए की वैल्यू आपको दे दिया गया है, कितना दिया है, तो 2a दिया है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा a अंडर रूट में 3 बचेगा, यानी a अंडर रूट 3 वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो a अंडर रूट 3 आपके ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, बिंदुओं 4, 3 और 2, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करिए, बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए समझते हैं बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है। तो आई होप आप सभी को बीच की दूरी का फार्मूला पता होगा। हम फार्मूला यहाँ पर नहीं बिठाएंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको बता दिया गया है कई बार फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला डी बराबर क्या होता है, सबसे पहले होता है x2, तो ये हो जाएगा आपका x1 की मान, ये हो जाएगा y1, और यहाँ पर हो जाएगा ये x2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये y2 हो जाएगा। तो सबसे पहले x2 होता है, x2 मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस x1, x1 मतलब 4 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। y2 की वैल्यू यहाँ पर 5 है, माइनस y1 की वैल्यू कितना है, तो 3 है, तो इसका कर दिया जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करेंगे, तो आप घटा लीजिए, 2 में से 4 नहीं घटा पाएंगे, तो 4 में से 2 जब घटाएंगे तो यहाँ पर घट के आएगा -2, ठीक है। और यहाँ पर 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। फिर अगले स्टेप पे हम क्या कर सकते हैं, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाता है 4, प्लस यहाँ पर भी 2 का वर्ग हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 4 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 को हम 2 अंडर रूट में 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से ये आपका हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो 2 अंडर 2 यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर इसका तीसरा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है बिंदुओं इतना
और इतना से खींची जाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ये है। कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्या आपका फार्मूला होता है। मध्य बिंदु का एक फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, मध्य बिंदु का एक आप लोगों ने फार्मूला ऑलरेडी पहले से पढ़ रखा है भाई, कि x बराबर क्या होता है। ठीक है, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये फार्मूला होता है इसका। x बराबर, ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 दिया गया है। यक्स की वैल्यू हमें दे दिया गया, यहाँ पर 4 दिया गया है। ये जो 4 है ये यक्स और ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। और यहाँ पर ये दिया गया x1 और y1, यहाँ पर दिया गया x2 और y2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं कितनी, 4 रख देते हैं यहाँ पर। तो 4 रख दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। जो x1 है, x1 की वैल्यू भाई मैंने बताया अभी यही होगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। हालांकि हमको y2 की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, हमारा तब तक आंसर आ जाएगा। x1 की वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, तो माइनस में यहाँ पर 8 है, तो माइनस में 8 प्लस x2 की वैल्यू कितना दिया गया, तो यहाँ पर कितना दिया गया, x दिया गया है, तो x को लिख लेते हैं हम। अपान में कितना हो जाए, तो अपान में हो जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक, तिरछा गुणा कर देंगे, तो 2 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8 और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यक्स हो जाएगा। इस 8 को जब 95 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और लिखेंगे 8 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। फिर क्या करिए, एक्स को पहले लिख देते हैं और 8 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा इस तरीके से। यानी कहने का मतलब हमारा जो एक्स की वैल्यू निकला है वो कितना निकल के आया है, तो 16 निकल के आया है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो पहला वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हालांकि क्वेश्चन उतना टफ नहीं है बहुत, क्योंकि एक नंबर का है तो आप सोच सकते हो टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नंबर में कितना टफ देगा, आप अपने दिमाग से सोचिए। तो दिया गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0,0 2,0, ठीक है, और 0,2 0,2,0, ये 3 बिंदु दिया गया है। आप देख सकते हैं ये दिया गया 0,0 और ये दिया गया 0,2 और यहाँ पर दिया गया है 2,0। इस तरीके से दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिख लिया है अच्छे तरीके से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मान लीजिए देखिए वीडियो के समय ये हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। तो अब देखिए आप देखेंगे यहाँ पर x1 y2 y3 ये सब लिखा है। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू मान है यहाँ पर दिया गया है, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा y2, और जो यहाँ पर दिया गया है ये हो जाएगा x3 और यहाँ पर ये हो जाएगा y3। सबकी वैल्यू हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पर नोट करना चालू करते हैं। तो लिखते हैं 1/2, ठीक है, कोष्टक है तो कोष्टक लगा दिए। सबसे पहले लिखा है x1, x1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 है तो 0 लिखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट है, y2 है, y2 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 2 दिया गया है, माइनस y3 की वैल्यू अगर देखा जाए ध्यान से तो वहाँ पर कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, 0 लिख दीजिए। प्लस में क्या दिया गया, x2 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 0 है, 0 लिखिए, ठीक है। और y3 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 0 है, 0 लिखिए, माइनस y1 की वैल्यू कितना है भाई, तो 0 ही है, तो यहाँ पर 0 लिखिए, प्लस x3 की वैल्यू कितना दिया गया, तो यहाँ पर 2 दिया गया है। y1 की वैल्यू कितना दिया गया, तो y1 की वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 0, माइनस y2 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो y2 की वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है। इस तरीके से आपका जो है वैल्यू दिया गया है। अब यहाँ पर लिखिए 1/2, ठीक है, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट, यहाँ पर 0 इंटू आप 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना 2 ही बचेगा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा, प्लस के बाद यहाँ पर लिखा है 0 0 लिख दीजिए, दो संख्या के बीच में गुणा, 0 में से 0 हो गया तो कुल मिला के यहाँ पे 0 ही बचेगा, इंटू सॉरी प्लस है ये 2 लिखिए। 2 के बाद यहाँ पर 0 में से आप 2 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में 2 आ जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा ये। इतना हो जाने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखना होगा 1/2। 1/2 लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको गुणा के रूप में अभी इसको ब्रैकेट ही बना लेते हैं। तो 0 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, इसका भी यहाँ पर करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इस तरीके से। अब 0 को 0 का कोई मतलब ही नहीं रहता है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, खत्म नहीं करते, हटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस में आपका 4 हो जाएगा, माइनस में 4, अब 2 से काटेंगे तो 2 से ये कट जाएगा माइनस में 2 बार में। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं आप किस ऑप्शन में ये दिया गया है।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर 2 तो है, लेकिन माइनस में 2 नहीं है, तो इस ऑप्शन में हम माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का 19 का जो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बहुत ज़्यादा सरल है, मतलब आसान ही है। और क्वेश्चन नंबर 20 से जिस प्रश्नावली से ये क्वेश्चन लिया गया है उस प्रश्नावली से आपके 6 नंबर का काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखिए दिया गया है 50 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु पर अवनमन कोण 30 डिग्री। बिंदु की मीनार बिंदु जो है मीनार के पाद से दूरी पर है, यानी कितनी भी दूरी पर है ये आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। सबसे कह रहा एक मीनार है जो कि 50 मीटर की है। हमने बना लिया एक मीनार, इसकी ऊंचाई बता रहा है यहाँ पर 50 मीटर, तो यहाँ पर ये लिख दीजिए 50 मीटर। कह रहा है कि एक मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर यहाँ पर होता है टॉप पे, ठीक है, पृथ्वी पर एक बिंदु पर, यानी इसके मीनार से जो है यहाँ पर पृथ्वी पर एक बिंदु पर एक कोण बन रहा है जो कि कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। इसका नाम दे दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि बिंदु के मीनार के पास में इनसे कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जो बिंदु है वो मीनार का जो मुख्य बिंदु है ये कितनी दूरी पर है। तो जब हमको नहीं पता है तो भाई इसकी वैल्यू हम क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, नहीं पता है तो, ठीक है। तो लंब और आधार यहाँ पर हमको दे दिया गया है। तो लंब आधार में क्या होता है, आपको एक tan 30 अंश का tan जो है थीटा लिखना होता है, यानी अनुपात में जो आप अनुपात पढ़े हैं त्रिकोणमिति के उसमें tan लेना पड़ेगा, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ही होता है इसलिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब, लंब यानी ए बी हो जाएगा, आधार यानी क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखिएगा tan थीटा की वैल्यू जो आपका ये डिग्री में दिया गया है 30 अंश, यही आपका थीटा की वैल्यू है। और ए बी की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना, 50 दिया गया, 50 लिखिए, बट्टे में बी सी की वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, एक्स दिया गया है तो एक्स को लिख लीजिए, ठीक है। tan के 30 अंश की वैल्यू आप सभी को पता होगा कि होता है कितना, 1/√3 होता है, इक्वल टू में यहाँ पर होता है 50 अपान में कितना होता है, एक्स होता है। इसका गुणा एक्स का 1 में करेंगे तो एक्स 1 हो जाएगा, और इसका जब इसमें करेंगे यानी 50 का गुणा जब √3 में करेंगे तो 50 √3 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलिए समझ लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे में ही दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस टाइप से पूछना, बोर्ड एग्जाम पूछना चाहता है लेटेस्ट टाइप से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एड ऑन और करना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है। टाइप नंबर 1 में क्या पूछ रहा है भाई, ठीक है। टाइप नंबर 1 में वो पूछेगा आपको 20 नंबर का एमसीक्यू पूछेगा, एमसीक्यू पूछेगा, जो कि मैंने यहाँ पर 20 नंबर का जो 20 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करा दिए। आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, मैंने मैथ्स के काफ़ी सारे यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और टाइप नंबर 2 की अगर बात करें, ठीक है, टाइप नंबर 2 की अगर बात करें तो टाइप नंबर 2 में क्या करता है, वो 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन की संख्या रहती है 6। तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूना का 12 नंबर हो जाएगा, 12 मार्क्स, ठीक है। तो 12 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट करा देता है। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3 में, टाइप नंबर 3 में आपका जो क्वेश्चन का नंबर होता है वो 4 नंबर के क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछेगा आपसे 5, मतलब 5 करने के लिए देता है, क्वेश्चन पूछता है उसमें 6, ठीक है। तो 5 चौके यहाँ से 20 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए टाइप नंबर 4 पे। तो टाइप नंबर 4 में क्या करेगा, 3 क्वेश्चन देगा आपको और एक क्वेश्चन 6 नंबर का हो जाएगा। तो छत्र कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो पहला देखिए 20 नंबर का एमसीक्यू, फिर आपका 12 नंबर का, 2-2 नंबर वाला 12 का पूछेगा, फिर 20 का, फिर 18 का, आप जोड़ लेंगे पूरा 70 नंबर यहाँ से आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम टाइप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप नंबर पहले में हमने एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ लिया है। अगला जो वीडियो होगा वो हो जाएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, यानी 12 नंबर वाला हो जाएगा वो। फिर उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वो 4 नंबर का होगा, जो 20 नंबर वहाँ से देकर जाएगा, कन्फर्म है देकर ही जाएगा एकदम। और उसके बाद जब अगला वीडियो आएगा वो 3 क्वेश्चन बताया जाएगा उसमें, और उसका क्वेश्चन का नंबर कितना हो जाएगा, तो 6 नंबर।
तो 18 नंबर यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो चलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको पूरा बताने की इसमें मैथ्स का पूरे क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।